नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो में। आप देख रहे हैं दूरदर्शन हरियाणा, मैं हूं आस्था। आज हम बात करेंगे अस्वस्थ जीवन शैली और खराब खान पान की वजह से होने वाली बीमारियों के बारे में, जिन्हें लाइफस्टाइल डिजीजेस कहते हैं। हालांकि ये कम्युनिकेबल या संक्रमित नहीं होती हैं और ज़रूरी नहीं है कि ये आनुवांशिक या जेनेटिक हों, लेकिन इसके बहुत से और कारण होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ये लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ कौन कौन सी होती हैं, ये कितनी खतरनाक होती हैं और इनसे किस तरह बचा जाए या इन्हें किस तरह ख़त्म किया जा सकता है। और यही प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आज हमारे साथ दो गेस्ट जुड़े हैं, जो कि हैं डॉक्टर अजय चुघ, जो कि हमारे MD मेडिसिन और फिजिशियन है सिविल हॉस्पिटल हिसार में, और डॉक्टर संगीता सिंधु, जो कि हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं फूड एंड न्यूट्रिशन CCS HAU हिसार से। आप दोनों का ही हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो शुरुआत करते हैं। मेरा पहला प्रश्न ये है कि अजय जी, ये जो लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ होती हैं, ये कौन कौन सी होती हैं और ये कितनी खतरनाक हो सकती हैं? देखिए, लाइफस्टाइल डिजीज़ जो हैं हमारे इस पिछले कुछ सालों से काफ़ी इंक्रीज़ होती जा रही हैं, जिनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी कहते हैं। और इसको अंदर बेसिकली कार्डियक डिजीज़, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं, वो काफ़ी सालों से, पिछले कुछ, जब से हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल स्टार्ट हुआ है, उसकी वजह से ये चीज़ें बढ़ने लगी हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल होना, साथ में एक्सरसाइज की चीज़ें कम होना, और जेनेटिक जो फैक्टर्स हैं वो प्रीडिस्पोज करते हैं, खासकर डायबिटीज़ के मामले में, हाइपरटेंशन के मामले में, और ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के मामले में। इसके अलावा स्ट्रोक और जिसको हम लकवा भी कहते हैं, पैरालिसिस भी कहते हैं, वो भी हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आता है। इसके अलावा कुछ मैलिग्नेंसीज जो कैंसर्स वगैरह होती हैं, वो भी क्योंकि वो संक्रामक नहीं है, उनको भी क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में माना जाता है और लाइफस्टाइल डिजीज़ में भी माना जाता है इस चीज़ की। जी, आपने हार्ट डिजीज़ेज़ की बात की, तो इसी से जुड़ी एक प्रश्न ये है कि आजकल बहुत ही एक डिस्टर्बिंग पैटर्न चल रहा है, और ऐसे न्यूज़ में सुनने को आता है कि बहुत से लोग जो स्वस्थ हैं, वो एक्सरसाइज भी करते हैं, उन्हें हार्ट अटैक हो रहा है। जैसे हाल ही में न्यूज़ आई थी हमारे इंडियन इंडस्ट्री के जो एक बहुत जाने माने सिंगर हैं के, या फिर एक्टर हो गए सिद्धार्थ शुक्ला, तो ऐसा माना जाता है उन्हें हार्ट अटैक हुआ। तो इनका क्या कारण हो सकता है और इनका सोल्यूशन क्या है? देखिए, एक तो अगर हमें एक दो चीज़ों में डिफरेंस करना होगा। एक होता है सडन कार्डियक डेथ, जो कि आमतौर पे इन कंडीशंस में हम देखते हैं जब कि पेशेंट एकदम कोलैप्स हो जाता है और उसके बाद वो रिवाइव होना मुश्किल हो जाते हैं। और एक होता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का मतलब होता है कि पेशेंट को चेस्ट पेन हुआ और उसके आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं, हार्ट के अंदर ब्लड नहीं जा पा रहा, उसकी वजह से वो हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हुई और वो टिश्यूज़ में नहीं जा रहा। जो कि अक्सर जो अब हम एक्सरसाइज करते टाइम या फिर कोई स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है, उस दौरान अगर कोई इस तरह से पेशेंट कोलैप्स होता है, तो अमूमन जो चीज़ हमारे सामने में आती है उसको हम सडन कार्डियक डेथ कहते हैं। जी। सडन कार्डियक डेथ, अब मुझे सिंगर का इतना आइडिया नहीं कि वो कितनी देर में उनको कॉन्शियसनेस आई, वो क्या वो सडन कोलैप्स हो गए थे। लेकिन जो सडन कार्डियक डेथ होती है उसमें क्या होता है कि हार्ट का इलेक्ट्रिकल फंक्शन जो है वो एकदम स्टॉप कर देता है। हार्ट जस्ट स्टॉप्स बीटिंग। जब हार्ट एकदम स्टॉप बीटिंग करता है, उसके ब्लॉकेज नहीं हुई, तो वो उस टाइम काम करना बंद कर गया। काम करना बंद कर गया तो ब्रेन में आपका ब्लड नहीं पहुँचा। ब्रेन में ब्लड नहीं पहुँचता तो विद इन फ्यू सेकेंड्स आप अनकॉन्शियस हो जाते हो और इसलिए आप गिर जाते हो। तो उस टाइम क्या होता है कि वो इट्स इन अ टाइम ऑफ मिनट्स एंड सेकंड्स की जगह उसको उसी टाइम में मेडिकल हेल्प मिल जाए तो वो उस चीज़ को रिवाइव हो सकता है। तो उस टाइम क्या होता है कि जो हमारी आम पब्लिक है, अभी चेस्ट को कंप्रेस करना, CPR को, वो हार्ट को अगर उस टाइम कंप्रेस करेंगे, फिर 30 कंप्रेशन देना है, उसके बाद मुंह से सांस देनी है और उस टाइम उसको रिवाइव किया जा सकता है। तो जो ये एक्सरसाइज के बाद या फिर ऐसी चीज़ें जिसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होता है और उनकी वजह से उसको हम कहते हैं सडन कार्डियक डेथ। MI अटैक जो है वो एक अलग हो जाता है, जिसके अंदर आपकी आर्टरीज ब्लॉक्ड होती हैं, उसमें आपको चेस्ट पेन होगा। चेस्ट पेन के बाद भी आप गिर सकते हो। सडन कार्डियक अरेस्ट उसमें भी आ सकता है। लेकिन प्लेन जो सडन कार्डियक डेथ या सडन कार्डियक अरेस्ट है, उसमें आपका हार्ट इलेक्ट्रिकली आपका स्टॉप हो जाता है। और कई बार हम जब आम लोगों को देखो तो वो पैर ऊंचा कर देते हैं, तो दैट इज़ ए गुड थिंग टू डू कि पैर ऊंचा कर दिया ताकि ब्लड आपका ब्रेन की तरफ जा रहा है। आप हार्ट पे मुक्का मारते हो, चेस्ट पे मुक्का मारते हो या कंप्रेस करते हो,
बेसिकली आइडली तो BLS जो बेसिक लाइफस्टाइल स्पोर्ट कहते हैं जिसको हम, जो कि अमेरिका में USA में आम पब्लिक को भी सिखाया जाता है भी हाउ डू यू नो कि व्हाट टू डू व्हेन द पेशेंट हैज सडन लाइक ना कार्डियक अरेस्ट। तो उसमें दो चीज़ें होती हैं कि या तो हमें डिफिब्रिलेटर होता है जिसमें हम करंट देते हैं, शॉक देते हैं, तो उसी टाइम में उसका इलेक्ट्रिक फंक्शन रीगेन हो जाता है जी। और वो चीज़ें जो डेवलप कंट्रीज़ है वहाँ पे आपके एस्केलेटर्स मॉल्स में ये चीज़ें लगी हुई होती हैं और साथ में जो लेमैन पब्लिक है उनको भी ये चेस्ट कंप्रेस करनी आती है। तो अगर वो जैसे फ्यू सेकंड्स में गिरा और उसी टाइम ही कोई उसको मेडिकल हेल्प इस तरह से मिल जाती है, वो चेस्ट कंप्रेस हो जाती है और या फिर उसको शॉक देने की ज़रूरत नहीं होती, वो दैट इज़ एन ऑटोमेटिक मशीन। तो वो आप उसको सिंपल ऐसे लगाते हो जैसे फायर इक्विपमेंट्स होते हैं, ऐसे ही बड़ी बड़ी जो मॉल्स हैं USA वगैरह में वहाँ पे इस तरह से लगा होता है और आप उसको तोड़ के आप उसको सीधा लगा दो, या यू कीप वन पैड एयर एंड यहाँ पे दूसरा पैड लगाओ, वो अपने आप आइडेंटिफाई कर लेता है कि मुझे शॉक देना है या शॉक नहीं देना। तो दैट इज़ द क्रक्स कि हमें ये चीज़ मेडिकली हमें पता होनी चाहिए इस चीज़ के बारे में। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अगर लाइफस्टाइल डिजीज़ेस की बात की जाए तो खाना हम किस तरह का खा रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो मैं संगीता जी से ये पूछना चाहूँगी कि मैंने सुना है कि जो शुगर इनटेक होता है उसका बहुत ध्यान देना चाहिए, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि चाहे हम कोई नमकीन चीज़ या चिप्स हो गए या नमकीन बिस्किट्स हो गए, इस तरह की चीज़ें भी खरीद रहे हैं तो उनके इंग्रेडिएंट्स में जाकर देखेंगे तो उसमें भी शुगर की मात्रा पाई ही जाती है। तो ऐसा क्यों होता है और ये जो शुगर इनटेक होता है ये हमारी बॉडी में किस तरह अफेक्ट करता है? आस्था जी, जब शुगर की बात उठी है, पहले तो दो तरह की शुगर है, एक एडिड शुगर है, एक जो नेचुरल है। जो नेचुरल शुगर है वो तो उसके ऊपर आपको लेबल के ऊपर अलग से मेंशन भी नहीं मिलती, क्योंकि आपने चिप्स का मेंशन किया। चिप्स अपने आप में, आलू जो है कार्बोहाइड्रेट का एक बड़ा सोर्स है, आप उसमें कोई शुगर नहीं डालेंगे तो भी वो शुगर का एक बड़ा सोर्स है। दूसरी बात कि ये जो डिज़ीज़ जैसे डॉक्टर साहब ने अभी नाम बताए, इन सब की जननी हम एक तरफ देखें तो ओबेसिटी यानी मोटापा। बिल्कुल। और उस मोटापे का एक सबसे बड़ा कारण जो आज हम हर समय जिसका जिक्र करते हैं, या फैट का या शुगर का, शुगर को हम और भी ज़्यादा उसमें एक कल्प्रिट हम मानते हैं। तो जो नेचुरल शुगर्स हैं उनको तो आप नहीं कुछ कर सकते, एडिड शुगर्स हमारे को अपनी लाइफ में कम करनी चाहिए। जितने भी ये आपके कहने के लिए सॉल्टेड हैं, क्योंकि उसने सॉल्ट उसमें ऐड किया है, लेकिन फूड में हमारे खाने की एक खूबी है। देखिए, जो जीभ के ऊपर चीनी का, नमक का, हर खट्टे का, मीठे का, हर स्वाद का एक अलग स्थान है जिससे जीवा उसका पता लगाती है और हमारे दिमाग तक सेंसेशन पहुंचाती है। तो चीनी और नमक ये खुद का फ्लेवर देने के अलावा दूसरे के फ्लेवर को एनहांस कर देते हैं, उसके फ्लेवर को बढ़ा देते हैं। नमकीन चीज़ में आपने थोड़ी सी चीनी डाली, वो उसके नमक के स्वाद को उठा देगा। तो ये एक गेम है एक्सेप्टेबिलिटी का, यानी कि कंज्यूमर्स में अपनी चीज़ का बेस्ट देना ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो। और सेकेंडली वैरायटी लाना। आजकल आपको सेम आइटम में बहुत सारे फ्लेवर्स मिलेंगे, एक ही प्रोडक्ट है चिप्स, लेकिन आपको उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स मिलेंगे। तो वो फ्लेवर्स लाने के लिए वहाँ पे शुगर का रोल रहता है, फ्लेवर एनहांसर के तौर पे वो काम करती है। बेशक से कहने को हमारे चिप्स सॉल्टी हैं, लेकिन इन सब में अंदर थोड़ा बहुत चीनी किसी न किसी तौर पे इस्तेमाल की जाती है ताकि उसको कंज्यूमर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी उनके अंदर आए। सो बेसिकली दिस इज़ अ गेम ऑफ मार्केटिंग। बिल्कुल, आपने सही कहा। और अभी तो हमने खाने की बात की जिनमें शुगर बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम ड्रिंक्स की बात करें, आजकल बहुत सारे जो लोग हैं वो जिम जाते हैं, वो हेल्थ कॉन्शियस हैं और वो सोचते हैं कि मैं ऐसी ड्रिंक पीऊँ जिसमें शुगर ना हो। तो ऐसी कंपनीज़ बहुत सारी जो शुगर फ्री ड्रिंक्स बनाती हैं, लेकिन आप उनके भी इंग्रेडिएंट्स में देखेंगे तो शुगर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं। तो ये किस तरह इफ़ेक्ट करता है और लंबे समय तक इसे लेते रहें तो ये किस तरह बॉडी पर प्रभाव करता है? बिल्कुल, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स बहुत ट्रेंड में हैं और लोगों को शायद ऐसा लगता है कि मैंने चीनी छोड़ दी और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ले रहा हूँ तो आई एम लिविंग अ हेल्दी लाइफ। ऐसा नहीं है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स सिर्फ
तब इस्तेमाल किए जाने चाहिए जब आप ऑलरेडी किसी प्रॉब्लम में हैं, किसी डिजीज्ड कंडीशन में हैं। दीज आर नॉट मेंट फॉर हेल्दी पीपल। हेल्दी पीपल के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप कोई प्रोसेस्ड फूड जो भी हैं उनको अवॉइड कीजिए, जितना हो सके आप नेचुरल फूड्स लें। और जहाँ तक कि ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, जैसे कि आपका एस्पार्टेम है या इसी तरह से दूसरा एस के करके आता है, एस सल्फेट पोटेशियम, इनकी मिठास चीनी से कई गुना ज़्यादा होती है, 200-400 से 1000 गुना ज़्यादा होती है। तो बहुत कम मात्रा में ये इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको अपनी जीवन शैली का एक हिस्सा बना लेंगे तो ये आपके शरीर को नुकसान देना शुरू कर देती है। ये सभी जितने भी ये स्वीटनर्स हैं ये जनरली रिगार्डेड एज सेफ कैटेगरी में आते हैं और बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जब इनका उपयोग ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तब हमें ये ध्यान रखना है कि शरीर के अंदर जाके जब इनका मेटाबॉलिज्म, जब ये टूटते हैं और छोटे उसमें हिस्से में, तब जो बनता है, इसके जो पार्ट्स बनते हैं उसमें से कुछ चीज़ें कार्सिनोजेनिक के तौर पे जानी गई हैं। ये कई बीमारियों को जन्म दे सकते हैं। ये बेशक आपको कैलोरीज नहीं देंगे डायरेक्टली, लेकिन ये दूसरी बहुत सारी बीमारियों का कारण बन जाएंगे। इवन यूरोप में, यूएस में तो डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए इन्हें लिमिट भी किया गया है। जैसे छोटे बच्चों के लिए बनाए गए प्रोडक्ट्स में इनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो बड़ों को भी इनका इस्तेमाल जो है बहुत सोच समझ के करना है, बहुत ही सीमित मात्रा में करना है। और इसको हम चीनी का एक पूर्ण तौर पे विकल्प नहीं कह सकते हैं। बेहतर ये है कि हम अपनी जीवन शैली में नेचुरल जो हमारा फूड है उसको लें, चीनी को कम से कम इस्तेमाल करें, ऊपर से चीनी ना ही डालें तो बेहतर है। बिल्कुल, अगर अच्छी जीवन शैली चाहिए तो उसमें खाने पर तो ध्यान देना ही पड़ता है। शुगर इंटेक कम कर दीजिए और अच्छा खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं। और साथ में मुझे लगता है कि जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो भी बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं अजय जी से ये पूछना चाहूँगी कि लोग जिम करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज, कार्डियो ट्रेनिंग होती है, वेट लिफ्टिंग होती है, पर फिर भी ऐसा देखा जाता है कि वो कोलैप्स हो जाते हैं या उन्हें चक्कर, बेहोश हो जाते हैं, चक्कर आ जाते हैं। तो इनका क्या कारण हो सकता है और इनसे किस तरह बचा जाए? देखिए, जैसे हम पिछले उसमें डिस्कस कर रहे थे कि सडन कार्डियक डेथ, तो होता क्या है कि कुछ लोगों में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है जिसकी हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल जो कनेक्शंस होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करी जाती है तो वो डिसरप्ट कर देती हैं किसी में। क्योंकि सडन जो ये एक्सरसाइज करने के बाद होता है, ऐसा नहीं कि इट्स वेरी कॉमन, इट्स यू कैन से दैट इट्स नॉट अनकॉमन, मतलब इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, इतना ज़्यादा वो भी नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आपका जो वो वेरी करता है, उसकी वजह से जो ससेप्टिबल है, जिसको ये चीज़ होने का चांस है और वो ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, एक्सर्ट करते हैं, तो उनके अंदर वो इलेक्ट्रिकल वायरिंग में हार्ट रेट बढ़ जाता है और कई बार वो इलेक्ट्रिकल एकदम स्टॉप हो जाता है। जैसे हम 1-2 वीडियोज़ में भी देखा कि बंदा उसमें स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज कर रहा है और उसके बाद वो सडन कोलैप्स हो गया। तो उसके रीज़न्स ये हैं कि जब हम एथलीट्स की ईसीजी देखते हैं, तो एथलीट्स की ईसीजी देखने के लिए कई चीज़ें हमें रूल आउट करनी पड़ती हैं कि भाई आपको एक्सरसाइज आपको किस वे तक अलाउड है। किसी फैमिलीज़ में सडन कार्डियक डेथ या सडन इस तरह की चीज़ें इन फैमिलीज़ चलती हैं, तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन वो बहुत हाई होते हैं इन चीज़ों में। जो ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रहा है उसको पूरी उम्र पता नहीं चला, लेकिन आप उस फैमिली से आ रहे हैं जहाँ पे आपको बुरुगाडा सिंड्रोम कहते हैं, उसके अंदर ऐसा रहता है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज एक लिमिट से ज़्यादा नहीं करनी होती। सेकंड है कि लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम कहते हैं, जो कि इंडियंस में भी मिलता है। तो वो किससे चलेंगे पता, इवन डेवलप कंट्रीज़ में हर एथलीट फंक्शन से पहले ईसीजी होती है। तो एक हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी होती है जिसके अंदर हार्ट की मसल का साइज बढ़ जाता है। तो एथलीट्स में आमतौर पे क्या होता है कि ईसीजी के अंदर चेंजेस आते ही आते हैं। एक जनरल चेंजेस होते हैं जिनको हम नॉन स्पेसिफिक मानते हैं, जो कि रूटीन है, क्योंकि आपका वेट बढ़ जाता है तो काम ज़्यादा जब करते हो तो भी आपका हार्ट ज़्यादा रिस्पॉन्ड करता नहीं, तो आपका हार्ट रेट आपका एथलीट्स में 48, 50, 55 होता है, जबकि नॉर्मल जो बंदे होते हैं उनमें 70 to 80 के बीच में रहता है। तो ये जो चीज़ है कि सडन कार्डियक का ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी रहता है। तो इसलिए सबसे बड़ा जो इस चीज़ का होता है कि भी जिनके फैमिलीज़ में ऐसे सडन कार्डियक डेथ का हुआ है तो दे शुड गो फॉर एक्सरसाइज टेस्टिंग। उनको पहले टेस्ट कराने चाहिए, ईसीजी आपकी होनी चाहिए,
दूसरी चीज़ जो मुझे ये लगता है कि अब हमने काफ़ी दिनों से देखा है, जो पोस्ट कोविड जो है, हमें ये चीज़ें थोड़ी सी हमें ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, क्योंकि कोरोना के टाइम पे वेसल्स के अंदर थ्रोम्बस बन जाता है और वो क्लोट्स बनते थे, जो सेकंड वेव में हमने देखा। और कुछ लोगों में पोस्ट कोविड MI ये काफ़ी हमने देखा है कुछ पेशेंट्स में कि 6 महीने बाद 8 महीने बाद एकदम सडन अटैक आ गया है, सडन कार्डियक अरेस्ट आ गया। तो जब भी किसी को कोरोना आता है, हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि भाई आप 1 महीने तक लाइट एक्सरसाइज करें, आप अपने आप को स्लो रखें, अपने अगर वॉकिंग करते आप धीरे धीरे अपने आप को बिल्ड करें। तो एक तो ये कोविड वाला हो गया। दूसरा, एक्सरसाइजेस का जो अगर फैमिलीज़ में है तो वो अपना ECG करवा के अपनी उस चीज़ को प्रीडिस्पोज कर सकते हैं। सडन अब कोई जैसे जिम जाता है और काफ़ी टाइम से जिम जा रहा है, आपने बीच में 15 दिन का ब्रेक ले लिया और आप फिर सडन जाते हो, एकदम हैवी कर जाते हो, तो ये चीज़ अवॉइड करना चाहिए। यू शुड बिल्ड अप योर बॉडी इन सच वे कि आपकी बॉडी को एडेप्टेशन हो, बॉडी इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट ना हो जाए कि आप वहाँ पे कोलैप्स हो जाए। आपने खाना नहीं खा रखा, आपका शुगर लो चल रहा है और आप उसके साथ वो करें तो उसमें कोलैप्स हो जाता है, बंदा पेशेंट होता है। तो इस तरह के कई रीजंस हैं, एक्सरसाइज वगैरह वालों को थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। बिल्कुल, आपका मतलब है कि एक बैलेंस्ड वे में चलना चाहिए हर एक इंसान को। तो बैलेंस्ड वे से ऐसा दिमाग में आता है कि बहुत सारी चीज़ें, अगर एक इंसान बैलेंस्ड वे में चल रहा है तो ये सोचता है कि अच्छा खाना खाए, अगर बाहर से भी कुछ मंगवाना है या बाहर से कुछ पैकेज्ड फूड है तो वो भी इंग्रेडिएंट्स देख कर लेता है। तो इससे दिमाग में आता है कि बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो पैकेज्ड फूड्स में जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें ठीक से जो कॉम्पोजिशन है वो नहीं दिखाते हैं। कभी कभी लिखा होता है कि एसिडिटी रेगुलेटर INS 330, इस तरह के नाम लिखे होते हैं। तो मतलब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम किस तरह समझ सकते हैं, क्योंकि एक आम इंसान की बात की जाए तो वो इन चीज़ों को नहीं समझेगा। तो आपका क्या कहना है इस पर? ये जो नंबरिंग है, ये जो हमारी अथॉरिटी है FSSAI, उनकी तरफ से कुछ चीज़ें मैंडेटरी की गई हैं कि लेबल पे आपको इतनी चीज़ें ज़रूर देनी है। और ये जो नाम, जैसे आपने कहा, जो नंबरिंग है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, तो वो उसके साथ डालते हैं तो ये फुल्ली लीगल है, इसमें कुछ भी इलीगल नहीं है। लेकिन ये एक तरीका भी है सच्चाई को छुपाने का, क्योंकि FSSAI ने रेगुलेट किया है, मैंडेटरी किया है, आपको उसके ऊपर देना ज़रूरी होगा। आपको अगर उसका देखना है, आप उसको नंबर को डालिए, आपको उसका एक्चुअल नेम इमीडिएटली जो है ऑनलाइन मिल जाएगा। ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, इंटरनेशनली सेम रेगुलेशन यूज़ होता है। लेकिन यूजुअली कंपनीज क्या करती हैं कि इन चीज़ों को बहुत छोटा कर देती हैं, साइज़ आपको लेवल का जो है बहुत छोटा कर देते हैं कि नेकेड आई से आप इमीडिएटली उसको नहीं पढ़ पाते, या आप उनको शुगर के साथ आइडेंटिफाई, जैसे माल्टोडेक्स्ट्रिन लिखा है तो कोई उसको शुगर के साथ आइडेंटिफाई तब तक नहीं करेगा जब तक कि वो खुद उस बारे में कुछ नॉलेज रखता है। तो ये वही, जैसा शुरू में मैंने कहा, ये दिस इज़ अ गेम ऑफ मार्केटिंग, कि रूल्स को भी पूरा कर रहे हैं। देयर इज़ नथिंग इलीगल अबाउट यूजिंग दीज सच नंबर्स, बट दे आर एक्चुअली हाइडिंग। उन्होंने कस्टमर से चीज़ को छुपा भी दिया है और बता भी दिया है। तो ये हमें एक अवेयर कस्टमर बनने की ज़रूरत है। एज एन अवेयर कस्टमर लेबल को पूरा पढ़िए, और जिस चीज़ का मतलब समझ में नहीं आता है आपको इमीडिएटली उसको आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं या शॉपकीपर से चेक कर सकते हैं। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, इनके सबके नंबर्स हमेशा सेम रहते हैं, कभी नहीं बदलेगा उनका मतलब, और वो नॉलेज, वो इन्फॉर्मेशन आपको इमीडिएटली मिल जाएगी। और जनरली ये सेम बार बार यूज़ होते हैं, तो आपको कुछ 2 या 4 बार ही आप एक बारी चेक करेंगे तो वो आपको याद भी हो जाते हैं। जो बहुत छोटा प्रिंट है उसको आप अपना किसी भी लेंस के साथ देख सकते हैं। एक आजकल बड़ा आसान तरीका है, आपके मोबाइल फ़ोन में कैमरा रहता है, आप कैमरा ऑन करके देखिए, आप उसको बड़ा करके बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं। उसको पढ़िए ज़रूर, क्यों ख़ास तौर पे अगर आप किसी भी ऐसी मेटाबॉलिक डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो वो चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। जी, बहुत अच्छा लगा, आप दोनों से ही काफ़ी सारे प्रश्नों का मुझे आज उत्तर मिला। और जो हमारी ऑडियंस देख रही है हमारा शो, मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी। मैं ये भी आशा करती हूँ कि आप अपनी सेहत का और अपनी फैमिली की सेहत का ध्यान रखेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। धन्यवाद।